हेलो दोस्तों, आज की जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, बहुत ही अमेजिंग बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि स्टीफन कवी ने लिखी है और बहुत ही अमेजिंग ऑथर हैं। उनकी बुक को अगर 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए तो नंबर 1 इज़ सक्सेस इनकम्पसेस अ बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। यानी कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इन दो को बैलेंस करना ही एक्चुअल में बोल सकते हैं कि तब वो जो पर्सन है वो सक्सेसफुल है। दैट मीन्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल को बैलेंस करना। दूसरा जो पॉइंट है वो है, बिफोर यू कैन अडॉप्ट द 7 हैबिट्स यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यानी कि 7 हैबिट्स को अपने अंदर उतारने से पहले हमको अपने नज़रिए को बदलना ज़रूरी है। हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं दुनिया को, वर्ल्ड को, वो जानना ज़रूरी है कि कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। हमारा पैराडाइम क्या है, पैराडाइम के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे कि क्या पैराडाइम होता है। और एक लास्ट पॉइंट, बिटवीन व्हाट हैपन्स टू यू एंड योर रिस्पॉन्स टू इट इज़ योर फ्रीडम टू चूज़ दैट रिस्पॉन्स। यानी कि आपके साथ क्या हुआ और आप उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, इस दोनों के बीच में आपके पास ये एबिलिटी है, ये फ्रीडम है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। लेकिन बेसिकली जो पावर है वो रिस्पॉन्स करने की है, रिस्पॉन्स की एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर इसके 5 बिग आइडियाज़ को देखा जाए, इसके 5 जो बिग आइडियाज़ हैं वो क्या है। नंबर 1 इज़ प्रोएक्टिव पीपल वर्क ऑन द थिंग्स दे कैन डू समथिंग अबाउट। यानी कि जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है, प्रोएक्टिव बंदा होता है, वो अपना सारा फोकस उस काम पे डालता है जिसके बारे में वो कुछ कर सकता है, यानी कि जो उसके कंट्रोल में है, जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना कि उसमें जिसका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को वो नहीं लगाता। अपनी सारी एनर्जी कहाँ पर यूज़ करता है, जिसको कुछ चेंज किया जाए, जिसमें कुछ किया जा सके, उस काम पर अपना सारा फोकस डालता है। सेकंड नंबर में है, मैनेजमेंट इज़ डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज़ डूइंग द राइट थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमको ये बताता है कि काम को सही तरह से कैसे किया जाए, और जो लीडरशिप है वो हमको ये बताता है कि क्या सही तरीके से करना होगा, यानी कि क्या वो चीज़ें जो हमको करनी होगी, राइट थिंग को करना है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको किस तरह से किया जाए। लेकिन लीडरशिप क्या है कि राइट थिंग को किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मैनेज कर रहे हो। और थर्ड इज़ अ पैराडाइम इज़ अ वे टू सी द वर्ल्ड। पैराडाइम क्या होता है कि किस तरह से हम वर्ल्ड को देखते हैं, हमारे देखने का जो एटीट्यूड है, जो वे ऑफ लुकिंग है वर्ल्ड को देखने का, उसको पैराडाइम बोलते हैं। एंड फोर्थ इज़ वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज़ बट वी आर कंडीशन टू सी इट। हम वर्ल्ड को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं कि वो है। यानी कि देखना चाहते कब है, जब हम उसके लिए कंडीशनड हुए हैं, पहले से हमारी कंडीशनिंग है, तो हम उसी नज़र से वर्ल्ड को देखते हैं। 5वां पॉइंट है, टू मेक रिलेटिवली माइनर चेंजेस इन योर लाइफ फोकस ऑन योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। टू मेक सिग्निफिकेंट क्वांटम चेंज वर्क ऑन योर बेसिक पैराडाइम। यानी कि छोटे मोटे चेंजेस लाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे। यानी कि बाहर से दिखाने के लिए आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ ढंग का चेंज करना, सिग्निफिकेंट और क्वांटम चेंज, सो यू कैन, आपको वर्क करना पड़ेगा अपने पैराडाइम पे। यानी कि हम कैसे, हमारा पैराडाइम क्या है, हमारी कंडीशनिंग क्या है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, बजाय इसके कि हम अपनी एटीट्यूड को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें। तो अगर रूट में जाना पड़ेगा तो उसके लिए चूज़ यही करना पड़ेगा कि हम किस पर काम करें, अपने पैराडाइम पर।
और अगर ऊपर ऊपर से करना है तो फिर तो एटीट्यूड में काम करो, अपने बिहेवियर पे काम करो। तो ये यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। अब चलते हैं हैबिट्स की तरफ। और ये हैबिट्स जो इफ़ेक्टिवनेस पीपल में होती है, इफ़ेक्टिव पीपल में होती है, वो पीपल हैं जो बहुत ही डिफरेंट टाइप से कुछ कर जाते हैं। तो ये हैबिट्स कोई ऐसी वैसी नहीं है कि आपको कुछ माइनर चेंज देखने के लिए मिले, लेकिन इसका ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है। और हो सकता है क्या होता है। तो जो नंबर 1 हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। अब पहले प्रोएक्टिव को समझने से पहले हमको डीएक्टिव, रिएक्टिव और एक्टिव, एंड ये क्या बोल रहे हैं, प्रोएक्टिव। तो डीएक्टिव तो हमको पता ही है, जो कुछ ना करने वाला। एक्टिव हमको पता है, जो खुला रहता है, ओपन रहता है हर जगह। रिएक्टिव वो है जो रिएक्ट कर देता है, कोई भी सिचुएशन आई रिएक्ट। मौसम ख़राब, मैं काम पे नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मौसम ख़राब हो गया है मैं इसलिए नहीं जाऊँगा, रिएक्ट कर दिया। लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन कौन है, प्रोएक्टिव बंदा कौन है, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि जो प्रोएक्टिव बंदा है उसका माइंडसेट कैसा होता है। वो अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलता। चलने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका अपोजिट चलता है। चलने का मतलब ये है कि अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलता है, अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग चलता है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग चलता है कि क्या उसका वर्क है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसने वो डिफ़ाइन करी रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसको वेदर इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि रिएक्टिव पर्सन को देखा जाए, सुबह उठना है, वॉकिंग के लिए जाना है, तो वो क्या करेगा, अगर मौसम वेदर ख़राब है तो आज मौसम ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, बारिश हो रही है बाहर, कैसे जाऊँगा, तो आके बिस्तर पे लेट के सो गए, चादर ओढ़े। लेकिन जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं कि छतरी लेके चल जाएगा, हो सकता है जा भी सकता है छाता लेके। लेकिन जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो घर पर, होम में, अपने घर पर ही कुछ कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, या बारिश को देख ही सकता है, लेकिन करेगा कुछ ना कुछ ज़रूर। तो ये प्रोएक्टिव पर्सन की क्वालिटी होती है, वो खुद ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है अपने लिए। फिर चाहे उसका उस काम को करने का मूड हो, फीलिंग्स हो या ना हो, थॉट्स कह रहे हो छोड़ना, क्या करना, ये बोरिंग है। लेकिन अगर वैल्यू, उसकी वैल्यू के बीच में वो काम आ रहा है, यानी कि अपनी लाइफ की जो उसकी वैल्यू उसने अपने आप के लिए डिफाइन करी है, उसके बीच में वो आ रहा है, तो वो करेगा नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जांपल ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका मोटिव क्या है वो सिर्फ मुझे पता है कि इसका मोटिव क्या है। सेकंड हैबिट से पहले प्रोएक्टिव को भी समझ लिया होगा अच्छी तरह से कि एक्टिव रहो, नंबर 1 क्वालिटी है ये। सक्सेसफुल पीपल दे डोंट वेट, दे एक्ट। वेट नहीं करते बिल्कुल भी, दिमाग में बैठा उस बात को, वेट नहीं करते, एक्ट करते हैं। स्मॉल एक्शंस, ना कि बिग एक्शन। बेवकूफ़ होते हैं बहुत से, बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं, लेकिन ड्रीम बिग रहता है, एक्शन छोटे रहते हैं। और उल्टा क्या होता है 90% का, एक्शन बड़े रहते हैं, ड्रीम का तो पता ही नहीं है, ड्रीम का तो दूर दूर तक तो पता भी नहीं है क्या होगा। तो प्रोएक्टिव बनो, जो काम करना है उसे तो करना ही है। फिर फॉर एग्जांपल सुबह उठने का मन नहीं है, मूड नहीं होता, मन नहीं कर रहा सुबह उठने का, एक्सरसाइज करने कौन जाएगा, तो ये रिएक्टिव पर्सन है। मूड कर गया तो चल जाएंगे, मूड नहीं करा तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो प्रोएक्टिव पर्सन है, मूड है चाहे नहीं है, लेकिन जाऊंगा तो जाऊंगा, ये वर्ड, जाऊंगा तो जाऊंगा, करूंगा तो करूंगा, नो मैटर व्हाट। तो ये बोल सकते हैं प्रोएक्टिव पर्सन है। प्रोएक्टिव में और रिएक्टिव में फ़र्क पकड़ में आ रहा होगा। रिएक्टिव उस पर ध्यान देता है जो जिसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता है, जिसके ऊपर उसका कुछ कंट्रोल होता ही नहीं है। प्रोएक्टिव पर्सन जिस पर कंट्रोल होता है, जो वो कंट्रोल कर सकता है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता है, अपनी कंडीशनिंग को रीवायरिंग कर सकता है, दोबारा से क्रिएट कर सकता है। हमसे ना हो पाएगा। हमने तो बहुत करने की सोची पर हमसे हुआ नहीं। प्रोएक्टिव क्या कहेगा, ये कहेगा कि नहीं हमसे भी नहीं हो पाया, तुमसे नहीं हो पाया तो हमसे कहाँ से हो पाएगा। प्रोएक्टिव पर्सन क्वेश्चन करता है और रास्ता ढूंढ लेता है। वो
जानता है कि मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मैं भी नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन जान लूँगा ना जिन्होंने किया, बुक्स पढ़ लूँगा ना, यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा ना, स्टडी कर लूँगा, रिसर्च कर लूँगा, पता चल जाएगा, फिर एक्ट कर लूँगा उसके बाद। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस या रिजल्ट। नॉलेज से तो सक्सेस नहीं मिलेगी ना, बुक्स पढ़ के तो सक्सेस नहीं मिलेगी ना, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। स्विमिंग की बुक पढ़ के कोई स्विमर तो नहीं बन सकता। साइकिल की बुक पढ़ के कि हाउ टू ओन अ साइकिल, हाउ मतलब कैसे साइकिल को चलाया जाए, वो बुक पढ़े उसके बाद साइकिल चलानी आ जाएगी क्या? एक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे, तभी तो बात बनेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। शुरुआत करने से पहले माइंड में एंड पिक्चर बना लो। शुरुआत करने से पहले घर बना रहे हैं हम, एक मैप बनाया जाता है ना, पहले ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसको, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसके बाद एक्चुअल में रियलिटी में वो बनता है, दो तरह से बनता है, पहले माइंड में बनता है या मैप में बनता है पेपर में, और फिर उसके बाद एक्चुअल में बनता है। तो जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो एंड को देख करके एक्शन लेता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड इम्पैक्ट क्या होगा मुझ पर और मेरे आसपास वाले सर्कमस्टेंसेस में, क्या उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो रिएक्टिव पर्सन है वो अंधाधुंध चलते हैं, उनका दिन का पता ही नहीं होता है, कुछ भी कर लिया, कहीं भी चले गए, कुछ भी घूम लिया फिर लिया, अपना मस्ती मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। लेकिन जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो वेरी डिफाइंड है, कब क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम तक करना होगा, ये सब डिफाइंड है पहले ही, उसके बाद एक्शन हो रहा है, तो कोई भी डाउट नहीं बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक में ही दिया था, मैंने भी जब पढ़ा इसको बुक को, तो उसमें ऑथर बोलते हैं कि आप इमेजिन करो कि आपकी डेथ हो गई, ऐसा होनी तो नहीं चाहिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बोला जाए कि इनके बारे में ज़रा कुछ कहना चाहेंगे आप, तो कहिए। तो उस मोमेंट में आप अगर होते वहाँ पर, तो आप उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो क्या बोले आपके बारे में। तो ऐसे ही पूरी लाइफ को मैनेज करना है, देखना है, इमेजिनेशन को यूज़ करना है कि मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ अपने आप से, मैं कैसा अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहता हूँ या कैसे अपनी लाइफ को डिज़ाइन करूँगा। तो ये हैबिट है, कोई भी काम शुरू करने से पहले एंड रिजल्ट देखना उसका कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। एंड थर्ड हैबिट इज़ पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जब इमेजिनेशन बना ली, मैप बना लिया, सब कुछ डिफाइन कर लिया कि मैं ये काम करूँगा, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये रिजल्ट्स होंगे, ये फेलियर्स हो सकते हैं, ये इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है, सब कुछ डिफाइन कर लिया आपने। उसके बाद में उस मैप को एक्चुअलिटी में निकालने के लिए, एक्चुअल में बनाने के लिए पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट को यूज़ करना होगा, यह हैबिट को। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट से क्या मतलब है कि अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। ये कहीं वो 80% एक्शन तो नहीं है जिसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 20% एक्शन ही 80% रिजल्ट देते हैं। तो अपना पूरा फोकस उस 20% एक्शन पे रखना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, तब वहाँ जा कर के काम होगा अच्छे से। तो यही बोल रहे हैं ऑथर कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने माइंड में क्लियर रखना है कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और कौन सा मुझको सबसे पहले करना है, कौन सा मुझे बाद में करना है। जो भी मैंने कुछ टाइम पहले ईट दैट फ्रॉग के ऊपर बुक डिस्कशन किया था, एनालिसिस किया था, उसके ऊपर भी यही बोला गया था उन्होंने, ब्रायन ट्रेसी ने, कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। और थोड़ा समझ लेते हैं कि जो 3 हैबिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि हम अभी तक डिस्कस करिए, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जो 3 हैबिट हैं, प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तीनों की तीनों हैबिट ये डिफाइन करती है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर ये हैबिट आपके अंदर आ गई तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अब जो आगे की 3 हैबिट्स हैं उसको हम कवर अप कर सकें। वो 3 हैबिट पर ऐसा नहीं है कि जब तक ये 3 नहीं होगी पूरी तब तक उस पर काम नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन जो मेन फोकस है वो इस 3 हैबिट का लूप बन गया, 3 हैबिट का पैटर्न बनेगा। यानी कि प्रोएक्टिव बनना, जो शुरुआत कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट देख लेना, और पहली चीज़ों को पहले करना। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपना टाइम वैसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको रैंडमली कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अपना अगर टाइम टेबल बना भी रहे, अपना शेड्यूल बना भी रहे हैं, तो उसमें भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करें। तो पहले चीज़ें वो करें जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगली जो हैबिट है वो है थिंक विन विन। यानी कि जब आप प्रोएक्टिव बन गए, उसके बाद आपने बिगिन वो शुरू किया जिसकी आपने एंड इमेज देख ली, उसके बाद पुट फर्स्ट थिंग करके आपने क्या करा, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लिया। और उसके बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी थिंक विन विन सिचुएशन की, थिंक विन विन हैबिट की। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जीता तो तुम हारे या तुम हारे तो मैं जीता, ऐसा नहीं। यानी कि दोनों को जीतने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर यही होता है कि एक फर्स्ट आया सारे लास्ट आए, जब एक फर्स्ट आया यानी कि एक जीतेगा तो सब हारेंगे, और गेम में भी यही होता है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में अगर हमको लाइफ को ऑब्जर्व करें तो कोई भी जीतता हारता नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि हम विन विन सिचुएशन को क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझको अपना माइंड कल्टीवेट करने के लिए मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और साथ में आपको भी कुछ बेनिफिट हो सकता है अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। एनी हाउ, तो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिस वजह से दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों की ग्रोथ हो रही है, आपकी भी और मेरी भी, और आपकी हो ना हो मेरी तो हो ही रही है। खैर, और जो पांचवी हैबिट है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ये कम्युनिकेशन स्किल की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी और हैबिट। इसको हैबिट में डेवलप करना है कि पहले समझने की कोशिश करो सामने वाले को। हम समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाले को कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहा है, पहले उसकी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें कि अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो, हाँ वो बोलता है हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब जब वो हाँ बोल देता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो तुम्हारी कोई प्रोबेबिलिटी है कि आप तुमको समझा जाए। पहले तुम सामने वाले को नहीं समझ रहे हो तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो पहले सामने वाले को समझना है, सामने वाले को देखना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये जब करने के बाद आप उसको बताओगे अपनी बात कि अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे थे ना, तो बोलता है हाँ, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि अब वो फ्री हो गया है, उसको ये ट्रस्ट हो गया है कि आप उसकी बात समझ गए, देन वो आपको सुनने में इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि हम पहले समझने की कोशिश करें ताकि फिर हमको बाद में समझा जा सके। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, वरना तो तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, ये हमारे अंदर रहता है क्योंकि हम उसे नहीं समझ रहे हैं सामने वाले पर्सन को। तो शुरुआत हमको करनी होगी कि हम पहले सामने वाले को समझें, फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है कि वो भी हमको सुन पाए, क्योंकि हम पहले सुनते नहीं हैं। हम अमेजिंग, हाँ सुनते नहीं हैं। हमको लिखना की प्रैक्टिस कराई गई, हमको बोलने की प्रैक्टिस कराई गई, स्पीकिंग की कोर्सेज हैं, हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर, और अभी मैं स्पीकिंग ही कर रहा हूँ वैसे, और कैसे राइटिंग को इम्प्रूव करें वो स्किल है। लेकिन अपनी लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, सुनते कैसे हैं, ये बिगेस्ट आर्ट है अगर किसी को सीखनी हो। और ये सीख कैसे जाती है, जब माइंड बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल पीसफुल हो। हम बोलते भी हैं तो सुनने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं, तैयारी करते हैं अंदर बोलने के लिए। अच्छा तू चुप करना, मेरी बात सुन, ये चलता है भाई अंदर। बोलने के लिए नहीं बोलते, सुनने के लिए नहीं सुनते। लेकिन जब आप साइलेंटली समझते हो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा इसका माइंडसेट कैसा है। आपको सीखने के लिए मिलता है बहुत कुछ। लेकिन अगर आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ दूसरा ख्याल पिलाओ बना रहे हो, अपने माइंड के अंदर कुछ खुद की कहानी चला रहे हो, तो सामने वाले को भी नहीं सुना और खुद की तैयारी कर रहे हो बोलने की, तो कुछ भी नहीं सीखा आपने। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले का माइंडसेट समझो, उसकी थिंकिंग समझो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो और उसे सीखो। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपने उसको समझ लिया तो अब वो भी आपको समझ सके। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जाइज। कमाल की हैबिट है ये कि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होता है। वैसे दो भी होते हैं, लेकिन अगर एक और एक मिल जाए तो दो से भी बड़ी पावर बन जाती है। और जैसे कि एग्जांपल दिया है इसमें बुक में कि एक मेल, एक मैन अकेला एक चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकता, एक वुमेन सिंगल
चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती। दोनों को मिलना होगा, दोनों को एक साथ होना होगा, तब जाकर एक नया प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर इस पूरे को पूरे यूनिवर्स को देखें तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, हर चीज़ सिनर्जाइज है, हर एक चीज़ एक दूसरे को हेल्प कर रही है। एक बीज बोया हमने ज़मीन में, वो ज़मीन भी उसको हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए, पानी हेल्प कर रहा है, दोनों सब मिल करके सनलाइट ग्रो कर रही है उस प्लांट को। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको चारों तरफ से मिल रही है, एक सिनर्जाइज्ड बन गया। तो यहाँ पर तो 2 पर्सन के कम से कम अगर 2 माइंड मिल जाते हैं तो वो एक से तो बेहतर ही है। तो ऐसे ही हमको सिनर्जी, ये जो हैबिट है उसको सीखना होगा कि मिलते कैसे हैं, 2 माइंड को एक साथ अलाइन कैसे किया जाए। और जो 7th हैबिट है वो है, इन 6 की 6 हैबिट्स को जो कवर करती है वो 7वीं आदत है शार्पन द शॉ। शार्पन द शॉ मतलब क्या? कॉन्स्टेंट लर्निंग करनी है, कॉन्स्टेंटली सीखना है। वॉरेन बफेट एक दिन में मिनिमम 500 पेजेस की रीडिंग करते हैं, यानी कि 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं। अपनी तलवार की धार को तेज़ करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपको बोला जाए, वैसे मुझको एक इंटरेस्टिंग कहानी याद है इससे, कि एक गांव में 2 लकड़हारे थे जो पेड़ को काटने का काम करते थे। तो उनमें से एक जंगल जाता था और लकड़ी काट के 1 घंटे में वापस आता था, यानी कि वो 2 पेड़ काट के 1 घंटे में घर आ जाता था वापस। लेकिन जो दूसरा लकड़हारा था उसको 2 पेड़ काटने में 8 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे। तो वो बड़ा परेशान हुआ, 1 घंटे में काट लेता है 2 पेड़, मैं काटता हूँ 8 घंटे में, या कभी कभी और कोशिश करो तो 6 घंटे में काट देता हूँ, लेकिन 1 घंटे में कैसे काट देता होगा। तो बड़ा मतलब उसके माइंड में एक क्वेश्चन घूमने लग गया। तो उसने जाके पूछ ही लिया, यार भाई क्या क्या टेक्निक है तेरी, क्या जादू करता है तू। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको बोलता है कि मैं 1 घंटा अपने घर पे अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, जिस वजह से मैं 1 घंटे पर 2 पेड़ काट लेता हूँ। वो शौक, उसने कभी अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई ही नहीं, ऐसे ही काटने में लगे भाई साहब। तो जो लास्ट हैबिट है, 7th हैबिट, यानी कि शार्पन द शॉ, ये हैबिट इन 6 की 6 हैबिट्स को मेंटेन करती है। इन 6 की 6 हैबिट्स का बेस है शार्पन द शॉ। तो कांस्टेंट लर्नर बनना है, कांस्टेंट ग्रो करना है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। अब इसके 4 डायमेंशंस हैं शार्पन द शॉ के, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।